नमस्कार। आज हम चल रहे हैं प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक शानदार दुनिया में। हम जानेंगे भारत के 3 अलग-अलग कोनों के मंदिरों की एक दिलचस्प कहानी। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? मतलब एक ही समय के बने मंदिर इतने अलग-अलग कैसे दिख सकते हैं? इसका जवाब छिपा है वास्तुकला की 3 खास शैलियों में। कह सकते हैं 3 अलग ब्लूप्रिंट्स में, जो हमारे इस विशाल उपमहाद्वीप में धीरे-धीरे विकसित हुई। तो देखिए, पहली सहस्राब्दी की शुरुआत होते-होते आर्किटेक्चर के 2 बड़े स्कूल सामने आ चुके थे। एक था उत्तर भारत का शानदार नागर स्टाइल और दूसरा था दक्षिण भारत का भव्य द्रविड़ स्टाइल। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर की नागर शैली की। ये वो स्टाइल है जो भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है। नागर मंदिर को पहचानना है ना, तो सबसे आसान तरीका है उसके टॉवर को देखना, जिसे शिखर कहते हैं। अब जरा सोचिए, एक मधुमक्खी का छत्ता या फिर एक ऐसी मीनार जो ऊपर की तरफ जाते जाते बहुत खूबसूरती से अंदर की ओर मुड़ जाती है। बस यही तो है नागर शिखर की असली पहचान। और इस डिजाइन से होता क्या है? एक बहुत ही शक्तिशाली एहसास पैदा होता है, ऊंचाई का। ऐसा लगता है मानो पूरी की पूरी इमारत आसमान को छूने की कोशिश कर रही हो। इसकी नींव तो वर्गाकार होती है, लेकिन दीवारें बाहर की तरफ निकली होती हैं। ये दीवारें नीचे से लेकर शिखर के टॉप तक एक सीधी लाइन बनाती हैं, जो इसकी भव्यता को और भी बढ़ा देती हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर तो नागर शैली का कह सकते हैं क्लाइमैक्स माना जाता है, एक मास्टरपीस। और इसके अलावा भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर हो या खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, ये सभी शानदार उदाहरण आज भी नागर शैली की भव्यता की कहानी कहते हैं। चलिए, अब उत्तर से सीधा दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां आर्किटेक्चर की कहानी ने कैसे एक बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लिया। दक्षिण भारत में मुख्य टॉवर को शिखर नहीं, विमान कहते हैं। और ये नागर के घुमावदार शिखर से एकदम अलग है। विमान कैसा होता है? एक सीढ़ीदार पिरामिड जैसा, जिसमें एक के ऊपर एक कई छोटी छोटी मंजिलें होती हैं, जो ऊपर जाते जाते और छोटी होती जाती हैं। देखिए, एक द्रविड़ मंदिर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है। नहीं, ये अपने आप में एक पूरा शहर जैसा है। इसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला विमान, जहां मुख्य देवता की मूर्ति होती है। फिर आते हैं मंडप, जो प्रार्थना और सभा के लिए बड़े बड़े हॉल होते हैं। उसके बाद है विशाल गोपुरम, ये मंदिर के शानदार एंट्री गेटवे होते हैं। और आखिर में चौल्ट्री, यानी खंभों वाले बड़े बड़े हॉल। और इतना ही नहीं, अक्सर इन मंदिर परिसरों में बड़े बड़े तालाब और पुजारियों के रहने के लिए घर भी बने होते थे। मतलब ये सच में एक आत्मनिर्भर पवित्र शहर जैसा था, आस्था और समाज का एक जीता जागता केंद्र। तो अब तक हमने उत्तर की नागर शैली देख ली और दक्षिण की द्रविड़ शैली भी। लेकिन सोचिए, क्या होता होगा जब ये 2 महान परंपराएं आपस में मिलती होंगी? यहीं से जन्म होता है एक तीसरी, बिल्कुल अलग, एक मिक्स स्टाइल का। इसे कहते हैं वैसर शैली। ये मुख्य रूप से कर्नाटक में फली फूली, एक ऐसी जगह जहां उत्तर और दक्षिण की कला का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये बात वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे भूगोल ने, मतलब ज्योग्राफी ने, आर्किटेक्चर को एक नई शक्ल दी। कर्नाटक, जो उत्तर और दक्षिण के ठीक बीच में है, वो एक तरह का संगम स्थल बन गया। और यहीं पर दोनों स्टाइल्स ने मिलकर कुछ बिल्कुल नया और अनोखा बना डाला। इस स्टाइल को बादामी चालुक्य शैली भी कहते हैं। और ये वो दौर था जब आर्किटेक्चर में जबरदस्त एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा था। होयसल साम्राज्य के समय तो ये स्टाइल अपनी कलात्मक ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इसकी जटिल नक्काशी और अनोखे डिजाइन्स की तो बात ही कुछ और है। तो चलिए, अब इन तीनों शैलियों को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो तुलना है ना, ये बहुत शानदार तरीके से तीनों स्टाइल्स को एक साथ दिखाती है। देखिए, नागर शैली का आकाश को छूता हुआ घुमावदार टावर, दूसरी तरफ द्रविड़ शैली का पिरामिड जैसा विमान और उसके विशाल गोपुरम, और फिर वेसर शैली का मिला जुला रूप। यही चीजें हैं जो हर स्टाइल को अपनी एक अलग, एक अनूठी पहचान देती हैं। तो आखिर में ये मंदिर सिर्फ पत्थर और मूर्तिकला के नमूने नहीं है। नहीं, ये क्षेत्रीय पहचान, क्रिएटिविटी और अलग अलग विचारों के मिलने की 1000 साल पुरानी कहानी कहते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि जब अलग अलग संस्कृतियां मिलती हैं तो कैसे कुछ नया और अद्भुत जन्म लेता है।
तो सवाल ये उठता है कि वास्तुकला के विकास और इस मेलजोल की कहानी से आज हम सांस्कृतिक आदान प्रदान और इनोवेशन के बारे में क्या सीख सकते हैं।